VSC सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी यूनिट 7 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 7 का नाम है नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी और पेपर का नाम तो आपको याद आई, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 7 के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ होने वाले हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एंट्रोक्राइनिन स्टिम्युलेट्स द सेक्रेशन ऑफ, यानी कि एंट्रोक्राइनिन किसके स्त्रावण को प्रेरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे आप टिक लगा दो। आंतरीय रस को, आंतरीय रस को ये प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। एक तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इंसान थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बोतल चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिले। मान लो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो सकता है, अरे यार कम हो गई तो पूर्ति कर दोगे बोतल के द्वारा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। बहुत दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है, यानी कि 3 हार्मोन स्टेरॉइड हैं बट एक हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड नहीं है। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज़ द राइट ऑप्शन। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन मैंने आज लिए नहीं हैं, कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं और 50 क्वेश्चन आप 20 मिनट में आराम से कवर कर लोगे। और आपको ये भी पता है कि यूनिट 7 के यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं, तो क्यों ना आज का लेक्चर बड़े प्यार के साथ में, ज़बरदस्त तरीके के साथ में पढ़ा जाए। चलिए थायरोक्सिन पे टिक लगा दो, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडिशन के रोग का कारण, द केस ऑफ एडिसन्स डिसीज़ इज़, लेडिंग की कोशिकाओं की उच्च क्रियाशीलता, एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प स्त्रावण, यानी कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का अतिस्रावण, या इनमें से कोई नहीं। आप बी पे टिक लगाओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स का अल्प स्त्रावण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, घेंगे का संबंध किस हार्मोन से होता है। घेंगा रोग देखा है किसी ने, यहाँ गर्दन जो होती है ना वो मोटी हो जाती है, उसको बोलते हैं घेंगा रोग। उसका जो संबंध होता है वो सी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन से कनेक्शन होता है उसका। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम पेपर में आते हैं। ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखो, अमाशय में HCl के स्त्रावण का प्रेरक, द स्टिम्युलेटर ऑफ HCl सेक्रेशन इन द स्टोमच इज गैस्ट्रिन, यानी कि अमाशय में HCl के स्त्रावण का प्रेरक, HCl जो होता है ना वो हमारे भोजन को पचाने के काम में आता है। ये आपको सबको पता है, मांस मछली जो लोग ज़्यादा खाते हैं HCl ज़्यादा भरपूर मात्रा में निकलता है और दबा अंदर क्रिया करता रहता। अमाशय में HCl के स्त्रावण का प्रेरक कौन है। अमाशय में HCl के स्त्रावण का प्रेरक जो होता है वो गैस्ट्रिन होता है। ठीक है, याद कर लो ठीक से, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देखो जरा, कौन सी ग्रंथि ग्लूकेगोन का स्त्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि ग्लूकेगोन का स्त्रावण करती है, विच ग्लैंड सेक्रेट्स ग्लूकेगोन। तो यहाँ पर आप अग्नेस्य पे जा सकते हो, अग्नाशय इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 8 है, कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम किसके संकुचन को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम किसके संकुचन को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम स्टिम्युलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ, आप बी पे टिक लगा दो, पित्ताशय इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है। आप बोलोगे माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो हार्मोन नहीं है, माल्टोज डाइसेक्राइड होता है। ये तो मैंने बहुत टाइम आपको बता रखा है। ठीक है, तो माल्टोज पे नहीं जाना। बाकी इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन ये सब हार्मोन होते हैं, लेकिन जो माल्टोज है ये कभी हार्मोन नहीं होता, ये डाइसेक्राइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, सिक्रिटिन होता है। भाई सिक्रिटिन क्या होता है, ये तो हार्मोन है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस टाइप का हार्मोन है। ये है अग्नाशय के वाही स्रावी भाग का उत्प्रेरक हार्मोन। तो ऐसे क्वेश्चन याद कर दो, सिक्रिटिन होता है। मान लो एग्जाम पेपर में फंस गया, क्या बताओगे, अग्नाशय यानी कि उत्प्रेरक हार्मोन होता है किसका, अग्नाशय के वाही स्रावी भाग का। ठीक है, उत्प्रेरक हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो
TSH किस हार्मोन को कहते हैं? विच हार्मोन इज कॉल्ड TSH? अब TSH की आपकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन। ठीक है, थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन TSH। ओके, किस काम में आता है ये भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? आप बोलोगे सर रुधिर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलिन जो होता है, और इसी की वजह से इसकी कम ज़्यादा मात्रा से जो होता है ना मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का ये कंट्रोल करता है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। हार्मोन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है, 3 अच्छे हैं और 1 गलत है। हार्मोन के लिए 3 बिल्कुल राइट हैं, लेकिन 1 ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है। ये उत्प्रेरकों का काम करते हैं। हार्मोन कभी उत्प्रेरक का काम नहीं करते। एंजाइम जो होते हैं वो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो हार्मोन का उत्प्रेरक की तरह बिहेव करना ये नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, मधुमेह का रोग किससे संबंधित होता है? आप बोलोगे ये लेंगरहैंस की, यानी कि आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, तो लेंगरहैंस की द्वीपिकायन से संबंधित है। कौन सा मधुमेह का रोग किससे संबंधित है? तो आइसोलेट्स ऑफ लेंगरहैंस इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 15 है, शरीर में प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का नियंत्रक है, कंट्रोलर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन द बॉडीज। शरीर में प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का नियंत्रक है। यार शरीर में प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का नियंत्रक है, आप बोलोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया का नियंत्रक है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ उठा कर रख दिया। अब तुम्हें लग भी दिया होगा यार ये सच में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नर्वस सिस्टम यूनिट का नाम है, और सिंपल सी बात है यूनिट के नाम से वो कई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम पेपर में। कोई ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, अंदर नहीं घुसता है, नॉर्मल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। डरो मत, घबराओ मत, बस यही लेक्चर देख के जाओ, सारा काम आपका हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तंत्रिका ऊतक के दोनों कार्य होते हैं, एक क्रियाशीलता भी होता है, उत्तेजनशीलता भी होता है। ठीक है, अब बी और सी दोनों ऑप्शन है इसके, देखो दोनों पे टिक लगा रखा है मैंने, दोनों ऑप्शन है ये, क्रियाशीलता भी होती है और उत्तेजनशीलता भी होती है। चलिए, तो जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है कि एकाधक आगे पीछे कर दे, लेकिन अगर दोनों के दोनों पूछ लिए तो किस पर टिक लगाएंगे? तो वो रॉन्ग क्वेश्चन होगा, और उसका जो है तुम्हें सही यानी कि पूरा नंबर मिलेगा। ना भी करके आओगे तो भी नंबर मिलेगा। जो क्वेश्चन गलत छपता है एग्जाम पेपर में उसका नंबर आपको मिलता, करो या मत करो उस चीज़ को। चलिए तीसरी वेंट्रिकल होती है, थर्ड वेंट्रिकल इज़ लोकेटेड इन, थर्ड वेंट्रिकल इज़ लोकेटेड इन। अब तीसरी वेंट्रिकल होती है, तीसरी वेंट्रिकल कहाँ होती है? आप बोलोगे दिमाग में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिमाग में है। अरे नहीं यार, दिल की जगह दिमाग आ गया। हाँ, दिमाग में होनी चाहिए। मस्तिष्क इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए, मस्तिष्क का सबसे बाहरी और दृढ़ आवरण होता है द आउटर मोस्ट एंड टफ कवरिंग ऑफ ब्रेन इज। जालक तनिका, दृढ़ तनिका, इपेंडाइमा, मृदु तनिका, यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, ड्यूरामेटर यानी कि दृढ़ तनिका इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखो हिंदी में कितना बुरा लिखा हुआ है, जो डॉक्टरी करते हैं भाई उनके लिए तो ये बड़ा इजी होता है। कॉर्पस कैलोसम होता है। यार कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आराम से बता दोगे मनुष्य के मस्तिष्क में तो यही है, ए पे टिक लगा दो, आगे ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ 20। स्तनियों का मुख्य लक्षण होता है, जितने भी स्तनधारी होते हैं, समझ गए? अरे इतनी छोटी छोटी बातें अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। स्तनियों का मुख्य लक्षण होता है, ये होता है इन सभी की उपस्थिति, चारों की चारों, ए नंबर भी, बी नंबर भी, सी नंबर भी, प्रेमस्तिष्क कॉर्टेक्स की उपस्थिति और कॉर्पस कॉलोसम की उपस्थिति, अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स की उपस्थिति, इन सभी की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यही इसका नाम क्या है? राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, किसमें? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम पेपर में आ सका है कि दिमाग में यार हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हैं जल्दी बताओ, दिमाग में हाइपोथैलेमस का कुछ ना कुछ तो काम होगा। सी पे आप टिक लगा दो, ताप नियंत्रण एवं संवेगों का नियंत्रण, ताप नियंत्रण एवं संवेगों का नियंत्रण, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 22,
दो लगातार जेड रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो लगातार जेड रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। दो लगातार जेड रेखाओं के बीच को हम, जो बीच का भाग है उसको कहते हैं, दो लगातार जेड रेखाओं के बीच के भाग को कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द राइट ऑप्शन। ओके, याद कर लोगे, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, ये जितनी भी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं ना वो सब ये वाली होती हैं, रेखित होती हैं नहीं हो सकती। अनैच्छिक पेशियाँ जितनी भी होती हैं वो हमेशा अरेखित एवं एक केंद्रीय होती हैं। याद कर लो ठीक से, अरेखित एवं एक केंद्रीय होती हैं। अब एवं तो लिखा हुआ नहीं है, तथा लिखा हुआ है, तो अच्छे से याद करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। हृदय पेशियाँ होती हैं रेखित तथा अनैच्छिक, सी पे आप टिक लगा दो। जितनी भी कार्डियक मसल्स होती हैं वो सब की सब रेखित एवं अनैच्छिक होती हैं, याद कर लो ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। पेशी संकुचन का सरकते तंतु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या लग रहा है तुम्हें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? आज मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम खुद बताओगे आज आपके अकॉर्डिंग के यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है या नहीं लग रहा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखते हैं आज कौन बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हक्सले और तथा हक्सले ने है, हक्सले एंड हक्सले, ये क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो गई है, हक्सले की जगह कुछ और आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, हक्सले ने किया, इतना याद कर लो, सरकते तंतु का सिद्धांत हक्सले ने प्रतिपादित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। पेशियों में थकान का कारण किसका जमा होना? लैक्टिक एसिड का। कहाँ पर है लैक्टिक एसिड? ये बी पे टिक लगा दो, ये तो क्वेश्चन पढ़ाया है आपका, ये लैक्टिक एसिड ठोक दो। फॉर्मूला याद है लैक्टिक एसिड का? अरे सर क्या याद ना, हमारे सब याद है भाई। चलिए 27 देख लेते हैं। पेशी संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेशी संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई, अब आई बैंड भी होता है, ए बैंड भी होता है। जब पेशी संकुचन होता है तो ए बैंड की लंबाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आई बैंड की लंबाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा घटती है, आई बैंड की लंबाई जो होती है ना हमेशा घटती है, याद कर लो ठीक से। पेशी संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑलवेज घटती है, इतना याद कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा प्रोटीन नियामक प्रोटीन कहलाता है? अब प्रोटीन यूनिट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने पढ़ रखा बहुत अच्छे से, तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन का एक क्वेश्चन यहाँ भी ले लिया मैंने कि कौन सा प्रोटीन नियामक प्रोटीन कहलाता है। तो ये जो होता है ना ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमाइसिन, आखिरकार ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है? आखिरकार ये कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ, अब क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो लगभग प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे भी माना जाता है। तो ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमाइसिन ये क्या है? नियामक प्रोटीन होती हैं, समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। हृदय पेशियों में पाई जाने वाली विशिष्ट रचना जो दो कोशिकाओं को जोड़ती है, यह है इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क यानी कि हृदय पेशियों में पाई जाने वाली विशिष्ट रचना जो दो कोशिकाओं को जोड़ती है इंटरकेलेटेड डिस्क कहलाती है। ओके ऑलवेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक कैल्शियम 2+ आयन ट्रोपोनिन के किस उपभाग से जुड़ते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक कैल्शियम 2+ आयन ट्रोपोनिन के किस उपभाग से जुड़ते हैं? तो वो जुड़ते हैं ट्रोपोनिन सी से। याद कर लो ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं, यानी कि पेशी संकुचन के लिए आवश्यक कैल्शियम 2+ आयन ट्रोपोनिन के किस उपभाग से जुड़ते हैं? आप बोलोगे ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ट्रोपोनिन सी से जुड़ते हैं, यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। मायोसिन अणु का वह भाग जो एक्टिन से जुड़ता है, भैया जल्दी बता दो फटाफट तेजी से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोसिन अणु का वह भाग जो एक्टिन से जुड़ता है, दैट पार्ट ऑफ मायोसिन मोलिक्यूल विच वाइंड्स विद एक्टिन, दैट पार्ट्स ऑफ मायोसिन मोलिक्यूल विच वाइंड्स विद एक्टिन, हेड इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। आँख में वह स्थान जहाँ केवल शंकु होते हैं, आँख में वह स्थान जहाँ केवल शंकु होते हैं और वस्तु की सबसे साफ प्रतिमूर्ति बनती है। पीत बिंदु, वैसे रेटिना पर पीत बिंदु ठीक सामने होता, अन बिंदु उसके नीचे होता, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा होता है। लेंस में यानी कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आपको पता उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है ना। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जब पदार्थ भरा होता है उसका नाम क्या होता है? आइरिस और कॉर्निया और
लेंस के बीच में जो पदार्थ भरा होता, द्रव भरा होता, उसका नाम क्या होता। ये सब कुछ आँख के बारे में आपको पता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में मानव नेत्र भर भर के पढ़ रखा। अगर थोड़ा बहुत भी वहाँ पढ़ रखा है तो सारे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दोगे। आँख में वह स्थान जहाँ केवल शंकु होते हैं, वस्तु की साफ प्रतिमूर्ति बनती है, पीत बिंदु कहलाता है। इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसी पर जो होती है बिल्कुल साफ स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। येलो स्पॉट बोलते हैं। उपयुक्त दृष्टि के लिए आवश्यक एमिनो एसिड है, ए पे टिक लगा दो, ठीक है, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्रों में वह क्षेत्र जिसमें केवल शंकु होते हैं, वो कहलाता है पीत बिंदु। नेत्रों में वह क्षेत्र जिसमें केवल शंकु होते हैं क्या कहलाता है, हमारा पीत बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेहोडोप्सिन पाया जाता है, रेहोडोप्सिन पाया जाता है, आप बोलोगे दृष्टि पटल की कोशिकाओं में। रेहोप्टोप्सिन पाया जाता है कहाँ पर, दृष्टि पटल की कोशिकाओं में। एम राइट, बोल दो एक बार जोर से सर राइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 देखो, उपतारा यानी जैसे बोलते हो आप आइरिस, आइरिस मतलब समझते हो, नेत्र तारा भी तो बोलते हैं इसको, हैं, नेत्र तारा अलग होता है, वो आइरिस तो होता है। उपतारा यानी कि आइरिस किसका रूपांतरित भाग होता है, आइरिस इज़ ए मोडिफाइड पार्ट ऑफ विच, दृष्टि पटल का या स्क्लेरोटिक एवं कोरॉइड का, कोरॉइड एवं दृष्टि पटल का कोरॉइड। यहाँ पर आप जो है डी पे टी लगा दो कोरॉइड का। कोरॉइड जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को रोकता है, ठीक है। और नेत्र तारा जो होता है, पुतली जिसे आप बोलते हो, वो प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है। नेत्र तारा जो होता है ना, जब हम ठंड में होते हैं तो फैल जाता है नेत्र तारा, और जब हम धूप में होते हैं तो सिकुड़ जाता है और प्रकाश की सीमित मात्रा हमारी आँख में प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है। देखो फिर से आ गया, आइरिस के द्वारा होता है, क्योंकि आइरिस चारों तरफ से नेत्र लेंस को पुतली को घेरे हुए होता है, तो आइरिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, आँख में प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन है। हाँ, आँख में प्रकाश का विवर्तन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, कॉर्निया के द्वारा होता है, ठीक है। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, आइरिस में बीच में सेंटर में जो होता है नेत्र तारा होता है, उसके पीछे लेंस वगैरह होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्निया इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 39 देखो, आँख का वह भाग जो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, दैट पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आइरिस इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, रतौंधी जिसे बोलते हो आप नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आप बोलोगे विटामिन ए की कमी से होता है, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो कुछ क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे आते हैं जिनको आप एक बार पढ़ने मात्र हल कर दोगे। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप बोलोगे रेटिना पर, ये मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और 2 या 3 क्वेश्चन आपके नेत्र से आने वाले हैं, बस नेत्र को ऐसे खोल खोल के देखते रहना और नॉलेज बस आपको होनी चाहिए, नेत्र सबके पास होते हैं। मानव कान का वह भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, यानी कि द डेट पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अब ये कहाँ होती है, वे सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये होती कहाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, वर्णक या रंगा भी बोलते हैं इसको। पिछले लेक्चर में मैंने वर्णक या पिगमेंट की जगह रंगा लिया था। त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है, कलर ऑफ स्किन इज ड्यू टू विच पिगमेंट, मेलेनिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, कोल्टी का अंग किससे संबंधित है, आप बोलोगे शून्य से। जो कोल्टी का अंग होता है वो शून्य से संबंधित होता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 45, कशेरुकी शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, कशेरुकी यानी कि हम लोग होगा जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, अकेशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 46 है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, आप बोलोगे फीमर, ठीक है, यानी कि सबसे लंबी अस्थि, सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स, सबसे लंबी अस्थि फीमर। एड्रीनेलिन बढ़ता है, आप बोलोगे केवल हृदय स्पंदन दर, केवल रुधिर दाब, या फिर ये दोनों पे दिला दो, बोथ ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, वैसोप्रेसिन का कार्य धवनिकाओं को सिकड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्वशोषण को बढ़ाना, रुधिर दाब बढ़ाना, ये ऑल ऑफ दिस, ये डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 49, थायरोक्सिन को शुद्ध रूप से पृथक करके इसका अध्ययन किसने किया, कैंडल ने किया, ठीक है। थायरोक्सिन को शुद्ध रूप में पृथक करके इसका अध्ययन किसने किया, कैंडल ने किया, ठीक है।
थायरोक्सिन होता है एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। बस 50 क्वेश्चन हो गए, अब आगे मत देखो, यही 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लो इस यूनिट के। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपना मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 250-300 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, 200 मिनिमम तो मिल नहीं है हर एक मॉडल पेपर में, क्योंकि यूनिट बड़ी है काफ़ी, ठीक है। लेकिन मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पढ़ के जाना, समझ के जाना, और इन्हीं में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, क्योंकि यार यूनिट 8 है, 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी आएंगे तो पूरे 100 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, उसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में 75 भी पूछता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मल है हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक यूनिट से, ठीक है। तो यहीं से आपके वो क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।